अच्छा, जादू अलग चीज है, जन्नत के साथ अलग चीज है। हाँ, अलग चीज़ है। तो वो कैसे पता चलेगा? हथकड़ी नजर आती हो, छिपकली नजर आती हाँ, हो? ये कुछ अलामात हैं ख़ास। मतलब वो जो हजामा करे तो आपको हुआ जिन्नात ने अगर अटैक कर दिया, तो जानलेवा इलाज, वो ये जो है ना असल में मरीज शुरू-शुरू तो में सही हो जाएगा आपका काम। उन लोगों के बाल गिर गए हैं, हाँ, आप उन बालों को वापस भी ला सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें ऐज की लिमिट है। आप ये ये जो क्लिनिक खुले हुए हैं, बाल लगाओ, सब बंद हो जाएंगे। ये तो अगर आप जी, जी। जितनी मोटी खवातीन है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हजामा में उनका इलाज मौजूद है, 3 सेशन में निपटा देंगे। दवा मैनेज कर रही है, हजामा इलाज कर रहा है। हाँ, ना करें यार। देखें आप शुगर की दवा मैनेज ही करती पूरी ज़िंदगी खाते रहें कभी ठीक नहीं होगी। हिजामा उसको नीचे लाएगा, ब्लड प्रेशर को, शुगर को भी नीचे लाएगा। ऐसा पेशेंट कौन सा मर्ज है जिसका मुकम्मल 100% इलाज जो है वो इसमें मौजूद है? बहुत सारे शादीशुदा जोड़ों में बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, या ज्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं, जी हाँ, उनकी सलाहियतों में थोड़ी कमी आ रही है, जी हाँ, जी हाँ। इसका भी इलाज है? बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा, तो इनफर्टिलिटी के हमारे पास काफ़ी केसेज़ आते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ जो है डॉक्टर मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं। ये हजामा के जो है वो एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, ये कहना चाहिए कि वो वाहिद एक्सपर्ट हैं जिन्होंने हजामे के अंदर जो है वो पीएचडी किया कराची यूनिवर्सिटी से। पहले उन्होंने फार्मेसी डिपार्टमेंट से जो है वो डी फार्म किया, फिर फार्माकोलॉजी में जो है वो पीएचडी किया, फिर उन्होंने जो है हिकमत की जो है वो तालीम हासिल की, जो ये बाकायदा मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर जो है वो हजामा कैसे कराना है उसकी भी जो है बाकायदा तदरीस से जो है मुंसलिक है। इस वक्त कराची में शायद सबसे ज़्यादा किसी के अगर कोई शागिर्द हैं जिन्होंने हजामा करना सीखा तो उसका एजाज़ जो है वो डॉक्टर बिलाल के पास है। हमारी खुशकिस्मती है, डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल भाई, पहले तो आप ये बताइए, हजामा में आपने पीएचडी किया, जी, जी। पीएचडी तो किसी की निगरानी में किया जाता है, तो हजामे का एक्सपर्ट आ कहाँ से गया, इसकी निगरानी में आपने पीएचडी कर लिया? असल में देखें मेरा जो सब्जेक्ट था ना वो तो था फार्माकोलॉजी। तो हमारे जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे डॉक्टर रफ़ीक आलम ख़ान साहब, मरहूम, उनका इंतकाल हुआ है पिछले साल। तो वो मेरे सुपरवाइज़र थे पीएचडी के। और पीएचडी था तो फार्माकोलॉजी के ही पैराडाइम के अंदर। और लेकिन उसमें हमने कंपैरिज़न, क्योंकि देखें फार्माकोलॉजी क्या है, उसमें हम एलोपैथिक मेडिसिन में के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस और उसके इंटरैक्शन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी डिटेल्स हम उसमें पढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि कुछ मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर हमने कंपैरिज़न किया हिजामा का कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ, ओके। कि उन एलोपैथिक मेडिसिन्स के मुकाबले में हिजामा कितना इफ़ेक्टिव है कुछ बीमारियों में। तो इसी के ऊपर फिर मैंने अपना रिसर्च वर्क किया। उसके लिए मैंने एक रिसर्च सेंटर बनाया जो एक हमारा क्लिनिक ही बन गया बाद में, बिलाल हिजामा क्लिनिक के नाम से। और मैंने उसके लिए टीचिंग को छोड़ा। उससे पहले मैं टीचिंग कर रहा था वहीं कराची यूनिवर्सिटी में। 2011 तक मैं पढ़ाता रहा हूँ बाकायदा क्या चीज़ पढ़ाते थे आप? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी। तो उस वक़्त तक मेरा सब्जेक्ट जो था वो फार्माकोलॉजी ही था। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने अपना ये रिसर्च वर्क शुरू किया तो फिर मैंने हिजामा पर काम शुरू किया। और उस पर हमने फिर मुख्तलिफ यानी पेशेंट्स के ग्रुप बनाए। एक वो ग्रुप जिसका हमने हिजामा किया और एक वो ग्रुप जो सिर्फ़ एलोपैथिक मेडिसिन पे थे। और फिर उनके रिज़ल्ट्स को कंपेयर किया और इसके ऊपर फिर मैंने थीसिस लिखा। फिर मेरा थीसिस गया जापान और ऑस्ट्रिया, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव हो गया और रिसर्च हमारी जो थी वो सक्सेसफुल रही। ओके। तो इस तरह से मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई। और यानी कि उसमें हमने पूरा जो साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किया वो वही किया जो कि फार्मेसी की रिसर्च के लिए होता है। ठीक है। इसके जो शरई पहलू हैं वो अपनी जगह, स्वभाव के पहलू अपनी जगह, लेकिन साइंस की रूह से बताएं आप कि हजामा जो है वो बीमारियों का जो है वो किस तरह जो है इलाज कर सकता है। सही, और दुनिया, जैसे एफडीए, कोई दवा अप्रूव करवाना हो तो एफडीए की सनद लाजमी चाहिए, ठीक। सही। तो ऐसे कौन से बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो हजामे को बतौर तरीका इलाज जी, जी। एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं? देखें यही तो मेरी रिसर्च का मौजू था। मैं यही चीज़ देखना चाहता था कि हिजामा से फ़ायदा कैसे होता है। क्योंकि फ़ायदा होता है ये तो हमें यकीन था, क्या क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि भाई फ़ायदा होता है। बेशक। सही बुखारी बेशक में इसके सल्लल्लाहु बारे अलैहि में कई अहादीस हैं। तो ये तो हमें यकीन था बहैसियत मुसलमान के, इसमें अल्लाह ने शिफ़ा रखी है। क्योंकि हदीस है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों में शिफ़ा रखी है उनमें से एक हिजामा है, एक शहद पीना है, एक आग से दागना है। मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया गया वसल्लम। है। जैसे एक कलौंजी के बारे में भी हदीस है कि वो मौत के अलावा हर मर्ज़ की शिफ़ा है। सना मक्की के बारे में भी हदीस हैं, शहद के बारे में अलग से भी हैं। तो हिजामा की एक ऑथेंटिसिटी तो ये हमारे पास पहले से ही थी। अब इसको मैं ये साइंटिफिकली ही इस चीज़ को मैं इवैल्यूएट करना चाहता था कि हिजामा जो है वो कैसे इफ़ेक्टिव है और किस तरह से इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो उस मकसद के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बिल्कुल। कि हमने 9 डिज़ीज़ेज़ को मुंतखब किया था अपनी रिसर्च के लिए। उसमें से एक जो डिज़ीज़ थी वो थी क्रॉनिक रीनल फेलियर। और क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के गुर्दे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता नाकारा होते जाते हैं और वो काम छोड़ देते हैं, गुर्दे। गुर्दे, तो अच्छा। वो लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं। उनको हम कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स, यानी जिनके किडनी फेल हो जाते हैं।
तो हमने उन पेशेंट्स का हिजामा किया। उन मरीजों का इलाज हो गया हजामा से? क्या हाँ, उनको बाद में डायलिसिस नहीं करवाना पड़ा? पेशेंट्स की ओवरऑल कंडीशन बहुत बेहतर हो गई। सही। मतलब वो पेशेंट जो पहले बिस्तरों पे पड़े होते थे, वो किसी काम के काबिल नहीं थे, वो कुछ खा नहीं सकते थे, उनको उल्टी हो जाती थी, उनको नींद नहीं आती थी, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, तो उनकी ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। ये इसका हम मतलब ये आप हुँ, कंडीशन तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन डायलिसिस से जो है वो किडनी के पेशेंट बाहर नहीं आएंगे। नहीं, किडनी के ऐसा पेशेंट कौन नहीं, सा मर्ज है जिसका मुकम्मल 100% इलाज जो है वो इसमें मौजूद है? बहुत सारे हैं, उनमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त जो है ना वो पेन है, हर किस्म का पेन, यानी चाहे वो सciatica हो, माइग्रेन हो, सर्वाइकल का पेन हो, मस्कुलर स्पैज़म हो, आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इसी तरह से नर्व का पेन हो जिसको हम न्यूरैल्जिया कहते हैं। चाहे वो यानी एक नर्व एक बड़ा मशहूर पेन है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। एक नर्व होती है ट्राइजेमाइनल नर्व जो यहाँ होती है इस जगह पे ना कनपटी से आ रही होती है, इस तरफ जाती है। जो ब्लॉक हो जाए तो लकवा हो जाता है। तो लकवा भी ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से, बहुत पेशेंट्स का ठीक हुआ है हमारे मुकम्मल। पास। हाँ, मुकम्मल। अगर जल्दी करा लिया जाए तो 2-3 सेशन में ठीक हो जाता है। यानी अगर लकवा होने के 1 हफ्ते के अंदर-अंदर करा लिया जाए तो 2 से 3 सेशन में ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से फालिज भी हमारे पास पेशेंट्स का ठीक हुआ है। वो तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हम जिनका हम आपको बता भी सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं, या करीब में ही मौजूद हैं। कुछ यानी अगर आप कहेंगे तो हम उनके नाम भी बता देंगे, उनकी जगह भी बता देंगे। सही। तो वो उनका फालिज बिल्कुल ठीक हुआ 100%। यानी वो अच्छा उसमें हुआ ये कि उनको फालिज हुआ और 2-3 दिन के अंदर उनके घरवाले हमारे पास ले आए। क्योंकि उनको पता था वो पहले से हिजामा कराते थे किसी और चीज़ का। तो उनके घरवालों को मालूम था, उन्होंने मुझे कॉल की कि भई ये जो है ना कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ज़बान बंद हो गई है, पूरा मुकम्मल फालिज हो गया। तो वो आए और एक ही सेशन में अल्लाह ने उनको शिफ़ा अता फ़रमा दी। तो वो इस तरह के केसेस भी हैं। बाकी हमारे पास तो आप मुझसे अगर डिज़ीज़ वाइज़ पूछें, यानी कि तो आप डिजीज पूछते वाइज जाएँ, पूछते हैं आप, डिजीज तो वाइज मैं बताएं, आपको बुखार का बताते इलाज जाता हूँ। है? नहीं, हम बुखार में हिजामा नहीं करते, ये हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बुखार जो है ना उसमें हम हिजामा नहीं करते क्योंकि इससे बुखार बढ़ जाता तो है। बुखार के मरीजों को हजामा नहीं कराना चाहिए? नहीं कराना, हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारे आप आएँगे क्लिनिक तो रिसेप्शन के ऊपर ही बोर्ड लगा हुआ है कि क्या-क्या कंडीशन है जिसमें हिजामा नहीं कराना चाहिए, तो उसमें एक कंडीशन ये भी है। अच्छा, ये और हाजमे के मरीज और कब्ज जो है सबसे कराची में तो बहुत इसका खास तौर पे लोग शिकार रहते हैं, तो जी, जी, इसका इलाज है? बिल्कुल बेहतरीन इलाज है। कब्ज़ का भी वो बहुत अच्छा किस इलाज मुकाम है। पर होता है? उस उसके लिए लोअर बैक पे इसके पॉइंट्स लोअर लगते में? हैं। बिल्कुल लोअर बैक पे, क्योंकि देखें लोअर बैक से यानी जो हमारी नर्व्स ओरिजिनेट होती है ना, जो आखिरी के रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं, तो वो नर्व्स कंट्रोल कर रही होती हैं बाउल मूवमेंट को। सही है। तो वहाँ से जो है ना जब हम हिजामा करते हैं तो उन नर्व्स की कंडक्शन बेहतर हो जाती है, उसके नतीजे में बाउल मूवमेंट अच्छी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है। अच्छा, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। अगर पाइल्स का इशू है जो उससे अगला स्टेज है, तो वो भी ठीक हो जाता है, हेमरॉइड्स, बवासीर जिसको हम कहते हैं। अगर उससे अगला स्टेज है फिशर का, वो भी ठीक होता है और हुआ हुआ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, फिस्टूला, हाँ, ये तीनों का इलाज इसमें तीनों का मौजूद? इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बिल्कुल, और ये मुकम्मल इलाज है? मुकम्मल इलाज है, मुकम्मल ठीक हो जाता है देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक साइंस के आदमी, साइंस बात करती है डेटा के ऊपर। हाँ, तो डाटा हमारे पास मौजूद है। अच्छा। यानी हमारे पास तो देखिए जितना 2013 से आज तक का हमने हिजामा किया ना, सारा पेशेंट्स का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास फ़िज़िकल फ़ॉर्म की शक्ल में मौजूद है। दूसरा ये बताएं कि ये आंखों का इलाज? आँखों में हमारे पास ग्लोकोमा का इलाज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लोकोमा जो है वो जिसमें आँखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है ना, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होने का खतरा होता है, बीनाई मुकम्मल जा सकती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कई पेशेंट इसके ठीक हुए हैं। आई साइट कई लोगों की इम्प्रूव हुई है। डेटा क्या कहता है? डेटा यही कहता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। नहीं, बिल्कुल। एक तो बहुत आप बड़ी बीमारी पे चले, जैसे किसी का निगाह है, उसका 4 आई नंबर है, साइट है ना, बेहतर हो सकती है? आई साइट बेहतर हो सकती है। नंबर अच्छा, नंबर लेकिन कम हो जाएगा? देखिए हमारे पास ऐसा भी हुआ है कि मोर देन 60 इयर्स के पेशेंट का चश्मा उतर गया, बिल्कुल साफ नज़र उनकी सही हो गई। और ऐसा भी देखा है हमने कि 7 साल के बच्चे का हमने किया है जामा और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके मुकम्मल कर दिया। अच्छा, उन बुज़ुर्ग के हमने 2-3 सेशन किए थे, इस बच्चे के हमने 7 सेशन किए। हमारे नॉर्मली 3 टू 7 सेशंस होते हैं हर बीमारी में, तो 7 सेशन अमूमन मैक्सिमम होते हैं। तो बच्चे के हमने 7 कर दिए लेकिन ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, और उन बुज़ुर्ग के हमने 2-3 सेशन किए, बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसमें हमने देखा है कि किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता है, वो सही। चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि देखिए कोई नुकसान नहीं है, तो कोई जिसको भी ऐसा मसला होगा वो कैंसर का करा इलाज? सकता है। कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर के लिए मैनेजमेंट है। असल में देखिए कैंसर में जो है ना, एक तो टाइप्स ऑफ कैंसर हैं बहुत सारी। एक और पहली बात तो बताएं, क्या कैंसर के मरीज को कट लगाना चाहिए? कट लगाने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कैंसर वाली जगह पे नहीं लगाना चाहिए। इसमें जो मसला है ना बस वो यही है कि आप जहाँ पे कैंसर है या जहाँ पे ट्यूमर है उस जगह के ऊपर डायरेक्टली हिजामा नहीं करना चाहिए। उससे हट के कर सकते हैं, हम इसमें करते हैं। हमारा देखिए ग्रेड 1 का कैंसर है, उसमें रेमिशन पॉसिबल होती है, मतलब कि वो ख़त्म हो जाएगा कैंसर, ये मुमकिन है। उसके लिए फिर हिजामा प्लस साथ में जो है वो हम थोड़ा हर्बल इलाज भी करते हैं, और प्लस साथ में इसमें थोड़ा-सा रूहानी इलाज भी होता है। अच्छा। तो वो ये एक फैक्टर है कैंसर के इलाज में। तो फिर अगर ये इस तरह से लेके चला जाए तो हो सकता है, अगर वो ग्रेड 1 पर है, ग्रेड 2 पर है, ग्रेड 3 पर है, फिर वो इलाज मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि उसमें हमारा जो टारगेट होता है वो होता है सपोर्टिव, यानी
जिसको हम कहते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है पेशेंट की तकलीफ को कम किया जाए। अच्छा, माइग्रेन का आपने बता दिया, गुर्दे का बता बेहतरीन, दिया। माइग्रेन का तो बेहतरीन इलाज है, अच्छा, मुकम्मल। साइनोसाइटिस का भी मुकम्मल इलाज है ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। बाल गिरना, बाल गिरने में हमारे पास ये हमने जैसे जो गिरने के डाटा साथ है में ना, इजाफा कर ले, काले से सफेद होना, आजकल नौजवानों के बाल बड़े सफेद हो रहे हैं। सफ़ेद होने में देखें, अगर वो नज़ले की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो वो शायद वापस काले हो सकते हैं अगर नज़ला ठीक हो जाए उनका। वो हम हिजामा से भी करते हैं, उसके लिए लेकिन कट कहाँ लगाना पड़ता है? और सर पे। सर पे हाँ, गंजा अच्छा, होना पड़ता है। गंजा होना पड़ता है, बेहतर तो यही होता है। वरना फिर हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट पॉइंट्स भी होते हैं जो बगैर गंजा के भी लग सकते हैं, जैसे गर्दन पे लगते हैं, यहाँ लगते हैं, इस जगह लगते हैं। रिजल्ट उसका वही है। उसमें बाल गिरना रुक जाते हैं, वापस नहीं आते, लेकिन जो हम साफ करके लगाते हैं उसमें वापस आ जाते हैं। और उसमें 30 ईयर्स से पहले का अच्छा, एक अगर, सेकंड एक सेकंड, ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो जिन लोगों के बाल गिर गए हैं, हाँ आप उन बालों को वापस भी ला सकते हैं? हाँ, लेकिन उसमें एज की लिमिट है, वही मैं बता रहा था अभी कितनी लिमिट कि है? 30 ईयर्स से पहले पहले अगर आपने करा लिया तो 3 दफ़ा में बाल आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपने ये जो क्लिनिक खुले हुए हैं, बाल लगाओ सब बंद हो जाएंगे, ये तो अगर आप है। नहीं, वो अब जिन लोगों के नहीं आएंगे तो उनका वो करेंगे नहीं, इलाज। 30 साल से पहले हर आदमी के बाल वापस आ जाएंगे? अक्सर के, मेजॉरिटी के, तकरीबन आप यूँ समझ लें, अगर मैं बहुत ही मुहतात अंदाज़ा लगाऊं तो 70%। कोई डेटा है इस हवाले से आपके पास? हाँ, अच्छा खासा है। ये आप भी कह रहे हैं गंजपन का जो है हजामा में इलाज मौजूद है, अगर 30 साल से पहले हो जाए तो? बिल्कुल, बिल्कुल मौजूद है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अक्सर पेशेंट में, देखिए हम दावा नहीं करते क्योंकि शिफा अल्लाह के इख्तियार में, और हर मरीज़ का मामला मुख्तलिफ भी होता है, और इसमें बाल गिरने की वजूहात भी बहुत सारी होती हैं। बाज़ औक़ात जेनेटिक होता है, बाज़ नहीं, ये औक़ात तो मतलब कोई कराने गया तो आपने बोला कि हम तो। उससे पूरी हिस्ट्री लेते हैं पहले, उसको अच्छा। करके फिर हम शुरू करते हैं। अगर वो देखें जेनेटिक है ना, उसमें रिज़ल्ट मुश्किल से आता है, लेकिन अगर वो खारे पानी की वजह से बाल गिरें या वो जेल लगाने की वजह से गिरें तो वो आ जाते हैं वापस। अच्छा, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का मसला, ज़हनी दबाव, एसाबी स्ट्रेस, दबाव। बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसमें। स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, मतलब ये आसान ट्रीटमेंट हैं। वो कहाँ पे लगता है इसका? कट कहाँ इसके लगता है? लिए गर्दन पे हैं कुछ पॉइंट्स, शोल्डर्स पर हैं, सर पर हैं, और हर पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से जो है ना मुख्तलिफ होता है। कुछ बैक पर भी लगते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। जैसे शिज़ोफ्रेनिया में आदमी को हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी ख़याली चीज़ें देखता है, ख़याली आवाज़ें सुनता है, सही। तो ये शिज़ोफ्रेनिया है। इसका मुश्किल से इलाज होता है लेकिन हो जाता है। तकरीबन 6 महीने 7 महीने यानी लगते हैं। जो टेंशन है, हाइपरटेंशन है, एसाबी दबाव है, ज़हनी दबाव है, पैनिक अटैक है, हाँ, पैनिक अटैक अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब चीज़ें तो 2-3 सेशन में, बहुत हुआ तो 4-5 सेशन में ठीक हो खत्म, जाती हैं। गेम ओवर। हाँ, हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग जो सब सालों इलाज करवाते हैं एसाबी दबाव का, सब टाइम ज़ाया करते हैं। बस अब देखें, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता अच्छा, लेकिन बहरहाल वो जो मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री दवाओं की खड़ी हुई है, इस पे सबसे उसमें ज्यादा क्योर, फरोख्त होने वाली दवा डेप्रीकैप। हाँ, लेकिन वो देखो उसमें क्योर नहीं है, मैनेजमेंट है सिर्फ। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैंने ये दवाएं पढ़ाई हुई हैं सारी, बेंजोडाइज़ेपिन्स हों या जो भी इस तरह की बारबिटूरेट्स हों, तो ये हमने सब पढ़ाई हैं, हमें पता है, इसका मैकेनिज्म भी पता है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ मैनेज करती हैं बस। आप वैसे ही अब देख लें, हजामा इलाज करता है, हिजामा इलाज करता है ये दवा अल्हम्दुलिल्लाह। मैनेज कर रही है, हजामा इलाज कर रहा है। हाँ, ना करें यार आप। देखें, आप शुगर की दवा मैनेज ही करती है, पूरी ज़िंदगी खाते रहें, कभी ठीक नहीं होगी शुगर। आप जहाँ छोड़ेंगे वहीं खड़े होंगे, लेकिन वो दवा शुगर के असर नहीं मरीज करती। को तो मना है कि आपने कट नहीं लगाना। हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत एक अहम बात है कि शुगर के मरीज़ के कट्स भी वैसे ही ठीक हो जाते हैं जैसे नॉर्मल पेशेंट के। पाकिस्तानियों का एक और भी नफसियाती मसला, पता नहीं हकीकत है फसाना है, जादू टोना। जादू टोना का इलाज हो जाता है हिजामा से, लेकिन ये जो है पहले ना हम, जादू टोना है भी कुछ चीज या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, जादू अच्छा, एक हकीकत है, कुरान में ज़िक्र है उसका, ओके। कि वो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि भाई ऐसे मरीज शयातीन आए जादू जादू कर, के, बहुत आते हैं, उसका इलाज मौजूद है? इलाज मौजूद वो है। आप कैसे तय करते हैं ये एसाबी मरीज है, जादू का शिकार है? ये डायग्नोसिस करना पड़ता है, उसकी अलामात सुन के, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ। यानी उसमें कुछ अलामात होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है। वो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि लोग उससे फिर अपने आप को डायग्नोस करना शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन जो है ना, वो होती हैं, कुछ अलामात होती हैं उसकी, अच्छा, इससे आपके हम पास ऐसे मरीज आते हैं जो जादू टोने का शिकार होते हैं? आते हैं, लेकिन वो जादू के लिए अक्सर नहीं आते हैं, वो आते किसी और चीज़ के लिए हैं, पता चलता है कि जादू है। अच्छा, वो आप अक्सर, पहचान लेते हैं? हाँ, वो आप ना इतने करें यार, ये अरसे कैसे? में, असल में इतने अरसे में तजर्बे से जो है ना, यानी ऐसे नहीं कि हमें कोई गैब का इल्म हासिल है, हाँ। हम तो अलामात से पहचानते हैं। जो अच्छा, अलामात होती है ना, यानी एक मिसाल देता हूँ आपको, कि इसमें जो है हाँ, ना, एक दो चार मिसालें दें, बल्कि कैसे आपने किस मरीज को पहचाना? हाँ, मैं दे देता हूँ आपको। देखिए, इसमें एक तो ये होता है कि कुछ होते हैं ख्वाब, जिसमें कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं जिस पर आदमी के ऊपर जादू होता है। मसलन जैसे अम्मी ख्वाब आते हैं, बदल जाए, हम देख अंदाजा कर लें ख्वाब आ चलें, रहा है, हमें जादू तो नहीं हुआ होगा कहीं? अच्छा देखिए, ख्वाब तो अब हमें भी ये खुदा ना आते हैं। सही है लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कुछ अलामात हैं। इसके साथ हम और भी चीज़ों को मिला के देखते हैं तो फिर वो एक पूरी पिक्चर सामने आती है। तो उसमें अगर जो है ना सांप नज़र आते हों, अगर उसमें जो है वो गाय नज़र आती हो, गाय? उसमें, हाँ, अरे आजकल तो बकरा सबको गाय ख्वाबों में नजर आ रही। ना करें यार, जब लोगों को बकरा मंडी जाने का शौक है, कराची में तो लोगों का शौक ही बकरा नहीं मंडी नहीं, बकरीद से पहले वाली गाय जो है ना, वो उसमें नहीं आएगी, वो नहीं आएगी? वो नहीं आएगी, अच्छा, वो ये उसके अलावा है और वो पीछा अच्छा, करती है। सांप नजर आता हो, गाय नजर आती हो, हाँ, मकड़ी नज़र आती हो, मक छिपकली नज़र आती हो। मक्कड़ी नजर आती हो, छिपकली नजर आती हाँ, हो, ये कुछ अलामात हैं तो ख़ास। इसका मतलब ये उसका जादू हुआ हुआ है।
ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल ये एक यानी अब इसमें जादू भी हो सकता है, उसमें असरात भी हो सकते हैं, जन्नात के असरात भी होते हैं, अच्छा, शयातीन के। जादू अलग चीज है, जन्नत के साथ अलग चीज है। हाँ, अलग चीज़ है। ओह, तो वो कैसे पता चलेगा? तो ये वही इन्हीं अलामात से ही हम पहचानते हैं, इन अलामात से पता चलता है। फिर इसके अलावा यानी मरीज़ की कैफ़ियत जो है ना वो तब्दील हो जाती है कुरान सुनने पे, रुक़िया सुनने पे। ये भी उसका एक डायग्नोसिस है ना कि जब उसके सामने अगर हम रुक़िया चलाते हैं, तो वो उसकी कैफ़ियत तब्दील हो जाती है। हमारे पास रुकिया ऐसे आए हैं मतलब? पेशेंट। रुक़िया जो है ना वो कुरान की कुछ आयत हैं, जैसे आप इसको आप मंज़िल कहते हैं ना, हाँ man। ये कुछ आयत हैं कुरान की जो कि ख़ास तौर पे जिसमें वो बताया गया है, जिसमें जादू का इलाज हो जाता है जिनके पढ़ने से, जादू का या जिन्नात का। तो उसके अंदर सूरह बकरा की कुछ आयत हैं, सूरह आराफ की हैं, सूरह यूनुस की हैं, सूरह तौहा की हैं, वो कुछ मखसूस आयत हैं। अच्छा, जिन्नात का इलाज भी इसमें मौजूद है? जिन्नात का इलाज इसमें है बिल्कुल, हमारे पास हुआ भी है और कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जो कि बिगड़े भी हैं वहाँ पे, यानी बिगड़ने से मुराद है कि वो उनके अंदर जो चीज़ थी वो बिगड़ गई। हजामे के दौरान? हाँ, ना करें यार, कैसे? हाँ, 1-2 क्या दो केसेस ऐसे वाकयात हुए तो हैं। बताएं कोई ऐसे। अच्छा, एक मैंने भी पेशेंट। सुना था एक बंदा हुआ हजामा करने वाला भी मर गया, ऐसा भी कोई वाकया हाँ, हुआ ये है? हुआ है। ये सही ये वाकया है? हाँ, मैं लेकिन ज़ाहिर मैं फ़र्द का नाम नहीं बता नहीं सकता नहीं, ना बताएं, जो उनके वाकया भाई हैं। बताएं। बस वो कर रहे थे हिजामा और जो है वो उसी दौरान में ही यानी किसी मरीज़ का हिजामा किया और फ़ौरन ही जो है ना डेथ हो गई। ऐसे 2 केसेज़ हैं। ये चले, वो तो हो गई, ये तो हाँ, अल्लाह पाक की जिंदगी मौत अल्लाह वो पाक के कुछ हाथ में। रिएक्शन भी हुआ था। तो ये आप अगर अंदाजा कैसे हुआ कि ये वजह जो है जिन्नात बने, वो ये कैलकुलेशन कैसे आई? असल में ये उनके भाई ने हमें बताया जो नहीं, भाई ने कुछ जो साइंसी उनके तौजीह साथ देना है इस मौजूद थे। बात की आप। मतलब वो आप वाज़ेह देखिए तौर पे साइंस था। के आदमी, आप तो सारी बात साइंस ही करनी है आपने, मफरूजों पे साइंस नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल सही बात साइंस है। चलती है लेकिन शवाहिद पे और डेटा पे। ये चीज़ ऐसी है ना जिसमें मफ़रूज़ा ही हो सकते हैं, इसमें आप शवाहिद नहीं दे सकते। क्योंकि ये महसूसात का मामला है ना, ये तो वो है नहीं, यानी साइंटिफिक चीज़ तो मटेरियल को करती है एनालाइज़, यानी उसमें हम जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हवास ख़म्सा से हमारे है ही बाहर। आपको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ़ महसूस कर सकते अच्छा, हैं। वो हजामा कर रहे थे, हुँ, जिन्नात उनमें हमलावर हमला हुए। हुआ और काम हो गया। ओह, तो आपके पास कोई ऐसा मरीज आया जिनके पास जिन्नात हो? हाँ, तो आए। आपको डर लगा करते हुए? डर थोड़ा तो बहुत तो लगा होगा। यानी कोई हाँ, थोड़ा बहुत तो लगा ही होगा मतलब वो यकीनन। जो हजामा कर रहे थे, आपको हुआ जिन्नात ने अगर अटैक कर दिया तो नहीं, जानलेवा वो इलाज, ये जो है ना असल में मरीज शुरू-शुरू तो में सही हो जाएगा आपका काम। नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी फिर हमने कुछ हिफाज़ती, हमें जब इसके बारे में शुरू-शुरू में नहीं पता था। अच्छा। फिर जब हमारे सामने कुछ रिएक्शन हुए तो अच्छा, पता हुआ चला। आपके सामने? हाँ, ना करें, कैसे? ये बताएं क्या रिएक्शन हुआ? देखिए रिएक्शन में यानी कि बाज़ औक़ात तो वो मरीज़ जो है ना, यानी उसके हाथ-पैर खुद ब खुद इधर-उधर हरकत कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेहोशी वाली कैफ़ियत में चला गया और कुछ समझ ये नहीं रहा, आप सुन नहीं कर रहा। रहे थे, वो आपके सामने हो हाँ, रहा है? हमारे सामने हुआ। और वो आप तकरीबन करा भी जिन्नात कर रहे थे? नहीं, 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 हम तो उसका बीमारी का इलाज कर रहे थे। ओके। देखिए, हमने इस चीज़ को ना कभी भी वो नहीं किया कि हम इसको पब्लिसाइज़ करके हम करें इस काम को। हाँ। लेकिन ये तो हमारे पास ऐसा होता है कि अचानक से कोई मरीज़ ऐसा निकल आता है। एक मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ, जिसका सबूत भी जो है ना वो हमारे गूगल पेज के ऊपर मौजूद है। उ उन पेशेंट ने खुद जो है ना वो लिख के डाला हुआ है। हाँ। तो उन्होंने अपना रिव्यू लिख के डाला हुआ है हमारे उस पे पेज पे। तो उन्होंने वो डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हाँ। तो उनके साथ मामला क्या था कि वो आए कि यहाँ से जो है ना ऐसा लग रहा है कोई सलाख़ घुसी हुई है, पीछे से निकली हुई है और शदीद तकलीफ़ है और आगा खान में दिखा के आया हूँ और वहाँ पे एमआरआई हुआ है और न्यूरो सर्जन ने टाइम दे दिया है, ऑपरेशन होगा। तो मैंने सोचा मैं हिजामा भी करा के देख लूँ, शायद इससे फ़ायदा हो जाए। उनका हिजामा किया हमने, तो जैसे ही उनका हिजामा हुआ और उनका जो है ना वो इसमें कुछ हम मखसूस पॉइंट लगाते हैं जो हम जादू के लिए लगाते हैं। तो वो इत्तेफ़ाक की वो सर पे लगते हैं। तो इत्तेफ़ाक की बात है कि वो अपना बाल साफ़ करवा के ही आए थे। अब पता नहीं, और हालाँकि वो फर्स्ट टाइम आए थे। कहने लगे मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा शायद सर पे भी होता होगा। तो मैं साफ़ करा के आ गया हूँ बाल, तो हमने उनका सर वाला पॉइंट भी लगा दिया, साथ में दर्द के लिए लगाया और सर का भी लगा दिया। तो एक ही दफ़ा में जो है ना वो जब खड़े हुए बिल्कुल सही, यानी वो उनको लगा कुछ था ही नहीं जैसे, बिल्कुल गायब, जो उनका पेन-वेन था सब ख़त्म हो गया। तो उन्होंने फिर जो है ना वो अपना वो रिव्यू लिख के डाला। बाद में जब उनसे थोड़ी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ जो है वो रूममेट उनका कोई जो था वो जादू वगैरह का कुछ वो करता था वो ओह! सिलसिला। तो उनको लगा कि कोई चीज़ जो है ना वो यानी वहाँ से कोई चीज़ उनको उनके ऊपर आई है या क्या हुआ है ऐसा। एक ज़मीनी सवाल, साइंस जो है जिन्नात को मानती है? नहीं, क्योंकि साइंस उसको प्रूव नहीं कर सकती ना। तो तरीका इलाज, जब एक चीज़ को साइंस ही नहीं मानती, तो उसका तरीका इलाज कैसे हो सकता इसमें देखें हिजामा के हवाले से अगर हम बात करें ना कि है? हाँ। इलाज के हवाले से, तो हिजामा जो है ना ये क्योंकि हम इसको सुन्नत तरीक़ा इलाज के तौर पे देखते हैं, हुँ। तो ये जिस्मानी इलाज भी है, रूहानी इलाज भी है। हुँ। और अब ज़ाहिर है जो रूहानी पहलू होते हैं ना वो हमारे यानी क्या कहना चाहिए कि हम वो उसको साइंसी नाप नहीं पहलुओं सकते, पे हावी होते हैं। साइंसी पहलुओं से बाहर बेशक, होते हैं वो, बेशक। यानी वो अच्छा, ये उसके अंदर नहीं बताएँ आते। कि अमूमी तौर पे एक इश्यू होता है, शादीशुदा जोड़ों में बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, या ज़्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं, जी हाँ।
उनकी सलाहियतों में थोड़ी कमी आ रही है, जी हाँ, जी हाँ। इसका भी इलाज है? बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा, वो इनफर्टिलिटी के हमारे पास काफ़ी केसेज़ आते हैं, हाँ। मेल इनफर्टिलिटी के भी, फीमेल इनफर्टिलिटी के भी। हुँ। तो मेल में जो है वो अमूमन 2 इश्यूज़ आते हैं बहुत उसका बड़े। हजामा कहाँ पर होता है? किस स्पॉट पे होता उसके लिए 3 तरह से हम टारगेट करते हैं। एक मसला होता है ब्लड सर्कुलेशन का, है? हुँ, तो उसके लिए डायरेक्ट फ्रंट पे लोअर एब्डोमेन पे पॉइंट्स होते हैं। और एक उसका ताल्लुक होता है नर्व से, हुँ, तो उसके लिए जो लोअर बैक है आपकी, हुँ, जहाँ से सैक्रल रीजन से वो नर्व्स निकलती हैं जो कि जेनिटल्स को वो करती हैं, नर्व सप्लाई देती हैं। हुँ, एक हम उसको टारगेट करते हैं। हुँ, और तीसरा उसका ताल्लुक होता है दिमाग से, हुँ, क्योंकि वहाँ से भी जो है ना वो ज़ाहिर है सब चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं, हुँ, तो हम उसके लिए फिर ब्रेन को भी टारगेट करते हैं। हुँ, उसका ताल्लुक वो उस सूरत में होता है कि अगर उसमें पेशेंट के अंदर जो है वो डिज़ायर ना हो, हुँ। जिसको कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। तो अगर लॉस ऑफ लिबिडो है तो फिर उस सूरत में जो है वो हम सर वाले पॉइंट भी लगाते हैं। जिसकी डिज़ायर ना हो, डिज़ायर भी पैदा कर लेते हैं हजामे के ज़रिए। मतलब वो डिज़ायर उसकी लॉस हुई हो किसी वजह से ना, मतलब वो भी नर्व का ही डैमेज होता है, हुँ, तो वो चीज़ ठीक हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल। इस सही ये सब चीज़ों का वहाँ इलाज जो है मौजूद है। अक्सर चीज़ों का देखें, सब चीज़ों का नहीं है, मैं ये नहीं हुँ। कहता कि हर चीज़ का है, क्योंकि अच्छा, एक बात ये बताएँ कि हजामे के कोई जो है वो साइड इफ़ेक्ट हैं? हिजामा के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मामूली से होते हैं, वो हर एक को नहीं होते, किसी-किसी को होते हैं। और जैसे किन लोगों मिसाल को होते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ, जैसे एक उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे हमने पेन का हिजामा किया, पेन के लिए। हुँ, अब उस मरीज़ का पेन हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए बढ़ जाए। अब ये किस सूरत में होगा कि अगर हमने जिस पॉइंट के ऊपर हिजामा किया है, हम वहाँ से जो ब्लड निकालते हैं, वो होता है काफ़ी हद तक जमा हुआ ब्लड, ऑलमोस्ट जो है वो स्टैग्नेंट ब्लड होता है वो। तो वो पूरी तरह निकलता नहीं है फर्स्ट टाइम पे। हुँ, तो अब जो रह जाता है ना, वो अंदर थोड़ा-सा थोड़ी देर के बाद वो फिर मोबिलाइज़ होता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो वो ब्लड आहिस्ता-आहिस्ता, एक आसान अल्फाज में कहूँ तो, पिघलता है। तो वो फिर प्रेशर डेवलप करता है वहाँ पर, तो वहाँ सही। पर दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो हम ये बात मरीज़ को बता देते हैं कि अगर पहली मर्तबा हिजामा के बाद आपका पेन बढ़ जाए तो आप हुँ, परेशान ना हों, क्योंकि ये जो है ना 1 आध दिन के लिए बढ़ता है और फिर उसके बाद ये वापस नीचे आ जाता है। और उसके बाद जब हम रिपीट करते हैं सेम पॉइंट्स को 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, तो फिर ये सारा ब्लड निकल जाता है, उसके बाद रिलीफ़ हो जाता है। तो ये वक़्ती तौर पे होता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया, ये ख़वातीन का बहुत बड़ा इश्यू मोटापा। सही, सही। बिल्कुल ये मोटापे ख़वातीन के लिए आप बताएँ, आम आदमी मर्दों को तो इश्यू नहीं है मोटा हो, पतला हो, औरतों आजकल का मर्दों नफ्स को भी बहुत अच्छा है। मर्दों को भी है। तो तो आप हमारे पास मर्द हज़रात, मेरे पास तो ज़्यादातर मर्द हज़रात अच्छा, आ रहे होते हैं, नहीं ख़वातीन आप हमारी ख़वातीन का बताएँ लेडीज़ किस सेक्शन में। तो ख़वातीन मतलब ये तो मोटापा चाहे ख़वातीन का अच्छा हो एक या ही मर्दों तरीके का का हो, हाँ, दोनों में जो है ना वो अच्छा, ख़वातीन में अलबत्ता उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे हार्मोन्स का भी इश्यू होता है बाज़ औक़ात, सबसे जिसकी ज़्यादा वजह से भी जो है सबसे ना ज़्यादा वो, हार्मोन। हाँ, उसकी वजह से भी वेट कई गेन होता बच्चों है। की पैदाइश हो चुकी है, उसके इम्पैक्ट है। बिल्कुल, उसका भी सही, है। थायरॉइड का अक्सर मसला थायराइड हो का जाता है। इश्यू है। थायरॉइड हाइपोथायरॉइडिज़्म होता है तो वेट गेन होता है उसमें। हुँ, और हाइपोथायरॉइडिज़्म का इलाज हिजामा से बहुत अच्छा है। अच्छा, 2 से 3 सेशन में ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यानी एक बात मैं आपसे बहुत इसका आसान और सादा लफ्ज़ों में सवाल पूछूँगा, आसान और सादा लफ्ज़ों में जवाब दें। जी, जी। जितनी मोटी ख़वातीन हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हजामा में उनका इलाज मौजूद है, 3 बिल्कुल। सेशन में निपटा देंगे आप। 3 सेशन में अगर वो थायरॉइड की वजह से है, देखिए वजूहात अलग-अलग होती है ना, वो अगर एक मैक्सिमम कितना अरसे आना पड़ेगा? मैक्सिमम 7 मरतबा, 7 7 मरतबा मरतबा, और और वो एक गैप कितना हो? 2-2 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, यानी कि 14 हफ्ते में। 14 हफ्ते में। 14 हफ्ते में जो है 14 हफ्ते का यानी साढ़े मतलब 3 महीने का कोर्स है। साढ़े 3 महीने में जो जो लोग जो महीने लाखों रुपए लगा के जिम जाते हैं, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब साढ़े 3 महीने में जो है हम इसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा है, यानी किसी का 5-10 किलो ज़्यादा है। अरे साढ़े 6 महीने में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। हमारे पास देखिए, मैं बताऊँ ना कितना वेट लूज़ हुआ है लोगों का। हुँ। 30 किलो लूज़ किया है 40 दिनों में लोगों ने, डाइट के साथ, हिजामा प्लस डाइट। एक डाइट प्लान भी हम देते हैं। डाइट प्लान तो फिर तो वो लोग घर पे जो मोटा तो वही हो रहा है ना, डाइट पे अमल नहीं हम कर तो रहा। पहले डाइट देते हैं, हम कहते हैं भाई हिजामा नहीं कराते, पहले डाइट कर लो। अच्छा, उसके बाद अगर नहीं होता उससे कम, फिर आ जाओ हिजामा कराने। लेकिन ये है कि लोग अमूमन डाइट नहीं करते हैं, डाइट बड़ी मुश्किल से करते हैं लोग। अच्छा लेकिन जिन्होंने की है ना, हाँ, उसमें 100% रिज़ल्ट है हमारे पास उस अच्छा, डाइट में। हाँ। तो चर्बी पूरी आप उसको निपटा देते गुला देते हाँ, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी देखिए 40 दिनों में जैसे जिसका 30 किलो कम हुआ, हुँ। तो उन साहब का वज़न था 160 तो केजी। ये बड़े-बड़े जो ट्रेनिंग फिटनेस सेंटर खुले हुए हैं ना, वो भी ये क्लेम नहीं करते होंगे हम 40 दिन में जो है ना वो 30 नहीं, दिन ये ये मैं तो क्लेम नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये तो मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ आपको। हाँ। ये तो वो रिज़ल्ट है जो वो कि वो आया पेट है। कम हुआ है, कमज़ोर हुआ? नहीं, नहीं, वो ओवरऑल कम हो गया। अच्छा, ये जो डाइट है ना, असल में ये नेचुरल डाइट है। हुँ, इसमें ये कोई ऐसी डाइट नहीं है कि जिसमें आपने कोई एक चीज़ बिल्कुल बंद कर दी और दूसरी चीज़ आपने ज़्यादा कर दी। हुँ। जैसे कुछ डाइट्स हैं, मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरे हिसाब से अननेचुरल डाइट्स हैं। ये नेचुरल डाइट है बिल्कुल, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो आप देते हैं। हाँ, जो हम बताते हैं, हम देते कुछ भी नहीं है, हम बस बताते हैं। अच्छा, करना मरीज़ ने खुद ही होता है। ओके। और वो है भी बहुत सस्ती ये और क्या आसान क्या है डाइट। क्या बताएँ ना, क्या चीज़ है? तो देखें, उसमें ये है कि 40 दिन तक जो है ना सिर्फ़ 5 चीज़ें खानी होती हैं। क्या? वो हैं फल, कच्ची सब्जियाँ, हाँ, दूध, खजूर और शहद, बस।
इसके अलावा कुछ नहीं खाना होता। तो जेल से कड़ी सजा होगी ना औरत के लिए। हाँ, लेकिन अगर ये आपने 40 दिन कर लिया ना, हाँ। देखें ख़वातीन कितनी मेहनतें करती हैं उसके लिए। 40 दिनों में जो है ना आपका जितना भी एक्स्ट्रा वेट है नहीं वो मतलब उसमें रोटी नहीं खानी है आपने, रोटी, चावल, सालन सब बंद, गोश्त नहीं खाना। गोश्त भी नहीं खाना। देखिए इसमें प्रोटीन बंद हो जाते हैं, फैट्स बंद हो जाते हैं, हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स भी बंद हो जाते हैं। ये जो सिर्फ प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट दोनों सब, प्रोटीन तो बहुत बॉडी नीड है। हाँ, लेकिन देखें अभी तो एक्स्ट्रा हुआ है ना बॉडी के अंदर, हाँ। तो उसको शेड करना ज़रूरी है पहले। अच्छा। वो शेड हो जाएगा, उसके बाद जिन लोगों ने हमारे पास ये डाइट की है ना 40 दिनों के बाद वो कहते हैं भाई हमें ये डाइट नहीं छोड़नी। हम कहते हैं कि 40 दिन के बाद छोड़ दें, आप नॉर्मल डाइट पे आ जाएँ वापस। लेकिन नॉर्मल से मुराद ये नहीं कि ख़राब डाइट पे आ जाएँ, यानी अब आप आइडियल डाइट पे अपनी आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हजामा करवाना है। इसके साथ हिजामा कराना है तो उसका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आता तो है। खवातीन के लिए हो सकता है हजामा प्लस डाइट, या बिल्कुल, हजामा विदाउट डाइट भी कर सकते हैं आप? कर ये सकते हैं। फार्मूला है तो बताएं, देखें डाइट के साथ तो ये मुमकिन नहीं है जो आप बता रहे हैं ना। विदाउट डाइट ये भी तो है, करोड़ में एक औरत होगी जो ये काम कर जाएगी। हजामा से भी हो सकता है। हजामा से 10 से 15 केजी तक वेट लूज़ होता है, कितने अरसे में? 3.5 महीने में। 3.5 10 से 15 केजी जो है। हाँ, ऑलमोस्ट। और कंटिन्यू करवाते हैं तो मुस्तकिल जो है वो होता देखिए रहेगा। मुस्तकिल नहीं होगा। हिजामा से एक चीज़ होती है ना बड़ी अहम, वही होती है कि हिजामा नॉर्मल तक लाता है, चाहे कोई भी बीमारी हो। यानी हम ब्लड प्रेशर का हिजामा करें, शुगर का करें, हिजामा उसको नीचे लाएगा, ब्लड प्रेशर को, शुगर को भी नीचे लाएगा, नॉर्मल से नीचे लेके नहीं जाएगा। तो अगर आप वेट लॉस के लिए हिजामा कर रहे हैं, आपका अगर अपना नॉर्मल वेट अचीव हो गया तो उससे ज़्यादा आपका कम नहीं होगा वेट। सही। जितना आपका होना चाहिए बस उतना ही होगा। ये एक सेफ्टी अच्छा एक बात मैकेनिज्म है। बताइए, क्या खवातीन मर्दों से हजामा करा सकती हैं? नहीं, अच्छा ठीक है। और मर्द जो है खवातीन का हजामा कर सकते हैं? नहीं, नामहरम का कोई नहीं कर सकता। अच्छा एक बात, अगर खुदा ना खास्ता इल्ला ये कि उसके अलावा कोई ज़िंदा ही नहीं बचा दुनिया में। अगर कोई कोई गांव है, सही। कोई खातून जो है वो हजामा करवाना चाहती है और वहाँ वही कोई मर्द है, हुँ। तो वो हजामा ना कराए। नहीं, अगर ऐसी कोई, वही मैंने कहा, मजबूरी अगर ऐसी हो जाए ना हाँ। कि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उसमें तरीक़ेकार है। वो क्या है? उसमें फिर ये होता है कि यानी एक तो ये कि साथ में महरम मौजूद हो और जिस जगह पे हिजामा करना है तो सिर्फ़ उसी जगह को एक्सपोज़ किया जाए। उसका तरीक़ा होता है कि जिस जगह करना है ना वहीं से कपड़ा काट के और वहीं पे कप लगाया जाए। उसको हम फिर ये नहीं कि वो कपड़ा आप हटा के करें, फिर आप वहीं से सिर्फ़ उतनी जगह से आप कपड़ा ये काटेंगे तो और वहीं पे तरीक़ेकार हो करेंगे, गया। बस। इसका मतलब है कि खवातीन मर्द का खवातीन कर सकते हैं हजामा। बसूरत मजबूरी। मजबूरी तो मजबूरी जो के है बगैर नहीं कर सकते। मजबूरी। मैं जनरल जो चीज़ है वो ये कि नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसमें ज़रा सा भी रास्ता खोलेंगे तो आपको पता है फिर इसमें जो है ना वो क्या होगा? मामलात बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। और बाहर हो ही रहे हैं, मतलब ये पाकिस्तान में हम या इस्लामी मुल्कों में हम ये पाबंदी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं जहाँ हिजामा होता है, अच्छा तो हिजामा भी होता है। और ये तो आप इस फिलॉसफी के तहत बोल रहे हैं, आप तो इस चीज को भी नहीं मानते होंगे ना कि कोई जो है खातून जो है किसी मर्द डॉक्टर के पास जाए, इसके भी आप खिलाफ होंगे? मतलब बसूरत मजबूरी जा सकती है, लेकिन जिस तरह बसूरत मजबूरी हजामा करा सकती है, हाँ इस तरह बसूरत मजबूरी जो है डॉक्टर के पास जा जा सकती है। सकती है, बिल्कुल इसी तनाजुर में बोल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर इलाज है तो जा सकती है, तो आपकी अपनी जा शक्ति है जो आप उसको थोड़ा तकवे का तकाजा है, या हाँ, अच्छा तो यही है, देखें हाँ अच्छा है, क्योंकि फिर फितने का इसमें अंदेशा है। क्योंकि देखें शुरू में हमने भी ना थोड़ा सा इसमें रिलैक्स रखा हाँ। कि भाई किसी खातून को हाथ का कराना अच्छा है, कोई चेहरे का खातून जो कराना है। है जो लर्निंग है वो हम्म। किसी मर्द से सीख सकती है हजामा करना? हजामा करना प्रैक्टिकल्स के अलावा तक, बल्कि हम खुद सिखाते हैं, हम खवातीन सिखाते को? हैं ना, हाँ खवातीन को भी सिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम उनको नहीं कराते। प्रैक्टिकल फिर हम उनको अपनी खवातीन के पास भेज के करवाते हैं। वो जिन खवातीन के पास देते हैं उन्होंने किससे सीखा? हमारी बेगम से सीखा नहीं उन हमारी वाइफ से सीखा, हम तो अपनी वाइफ को हमने खुद सिखाया। नहीं वो तो चले एक केस हो गया ना, हर हाँ आदमी हजामा करने वाले ने तो अपनी वाइफ को टीचर नहीं बनाया होगा ना, जी हाँ। तो कहीं तो ये सिलसिला रुका होगा ना। नहीं उसमें देखें, उसमें क्या होता है, जितना हम जिस हद तक जा सकते हैं, जो हम जाते हैं जिस हद तक, हाँ। तो वो ये होता है कि हम उन खवातीन को जो हम जिनको हम सिखाते हैं, हम उनको अपने ही हाथ पे कट लगवाते हैं। उनसे कहते हैं आप अपने हाथ पे लगाएं हमारे सामने, ताकि हम खुद देख लें कि भाई आप सही कट लगा रही हैं नहीं लगा रही हैं। बात का मतलब है खवातीन से कराने में एहतियाती करनी चाहिए, उनका सीखना सिखाना तो हल्का हुआ है। नहीं नहीं हल्का नहीं है, माशाल्लाह से वो आपने भी पूरी अच्छा चीजें है। तो उनको नहीं सिखाई, बोला खुद ही अपने हाथ पे लगा के सीख लो, नहीं नहीं हमारा हाथ खराब नहीं करना। नहीं देखिए, आप वो खातून से अपने हाथ पे रिस्क लेने को तैयार नहीं है, उनसे बोल रहे अपने हाथ पे रिस्क ले रही है तो जाती नहीं है। नहीं जो हम मर्दों को भी सिखाते हैं तो उसमें अच्छा हम उनके हाथ पे पहले कट लगवाते हैं। अच्छा देखिए हमारा जो प्रोसेस सिखाने का होता है ना, वही हाँ होता है कि सबसे पहले तो हम उनको पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं। हम्म, अब वो थ्योरी में दोनों शरीक होते हैं, सही है। हम थ्योरी पूरी पढ़ाते हैं, उसके बाद हम उसमें जो, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा सामान है हम्म, जो अभी आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, हाँ तो उसके अंदर वो कैसे इस्तेमाल करनी है चीज़ें, कब कैसे इस्तेमाल करना है, कट कैसे लगा का, वो ब्लेड को होल्डर में कैसे लगाना है, क्योंकि हम सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हैं तो वो इतना आसान नहीं अच्छा होता। गैर मुस्लिम हजामा कर सकते हैं? गैर मुस्लिम हिजामा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। हजामे के नाम से कर रहे हैं? नहीं, वो कपिंग थेरेपी कहते हैं इसको। कपिंग थेरेपी? वो ज़ाहिर है वो लोग नहीं इसको, कपिंग थेरेपी हजामा तो हम उसको उर्दू जबान में बोलते हैं ना, हाँ दुनिया इंग्लिश इंग्लिश में, में कपिंग थेरेपी बोलेंगे, हाँ जी फारसी हाँ, में कुछ और बोलते होंगे, अरबी में हिजामा बोलते हैं अरबी उसको। में हजामा जी बोलते हो, हाँ, तो कपिंग थेरेपी हजामा ही है ना। जी हाँ, जी हाँ। नहीं हाँ, लेकिन वो लोग ज़ाहिर है नहीं कि उस सोच से नहीं करते कि हाँ। ये कोई सुन्नत इलाज है, वो तो बस एक इलाज के तौर पे करते नहीं हैं आप उसको। बताइए सर कि बिलाल भाई कि हर आदमी हजामे की दुकान खोल के बैठ गया, ये कैसे पता चलेगा हम जिसके पास जा रहे हैं वो सही है, 2 नंबर है, 1 नंबर है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई कोर्स नहीं है? अब जो है ना गवर्नमेंट ने अब एक तो वो लीगल
बाउंडिंग कर दी है, पहले नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। अब यह है कि यानी ये पाबंदी तो मौजूद है लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अभी ये रिसेंटली बना नहीं, है मुझे फार्मा। हजामा कराने जाना है। जब मैं किसी इलाज कराने जाता हूँ, उसके देखता हूँ डॉक्टर है, वो एमबीबीएस है, उसको पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने जो रजिस्टर्ड किया हुआ है। सही। तो मैं हजामा के लिए जब देखने जाऊँ तो मैं कैसे चेक करूँ कि आप ये ये देखिए, एक्सपर्ट। अच्छा इसमें असल में हिजामा जो है ना वो तिबिया कॉलेजेस के कोर्स में शामिल है, यानी जो हिकमत का कोर्स होता है उसमें हिजामा मौजूद है। अलबत्ता उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो जिसकी वजह से अलग से कोर्स कराया जा रहा है, जो मैंने भी आपको बताया कि मैंने भी करवाया है। तो अब वो ये शुरू हुआ है सिलसिला, तो अब उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है और वो अपने पास सर्टिफिकेट लगाने का यानी पाबंद है कि वो लगाएगा कि उसने हिजामा का भी स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हुआ है। अच्छा, हिकमत वाला जो है कर सकता है। हिकमत वाला कर सकता है जिसके पास या तो बीईएमएस की डिग्री हो या उसके पास एफटीजे हो। अच्छा, जिसने एमबीबीएस किया हुआ है वो हजामा नहीं कर सकता। ऑफिशियली नहीं कर सकता, और लेकिन कर रहे हैं कुछ कर लोग। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने एम हिकमत पढ़ी है, ना जिन्होंने क्या कहते हैं एमबीबीएस, क्या एलोपैथिक पढ़ा, जी हाँ, कुछ ना भी नहीं पढ़ा कुछ है नहीं वो तो। पढ़ा, ना होम्योपैथिक पढ़ा। जी बोला बिल्कुल। भाई तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बिजनेस है, पैसे हाँ, ज्यादा है, ये काम शुरू कर दो। मैट्रिक पास लड़के या किसी के और टेक्नीशियन था। टेक्नीशियन तो छोड़े, हमारे पास ऐसे तो मरीज बन के आए, जो मरीज बन के हिजामा कराया और वो जाके शुरू हो गए कि जी हमने सीख लिया हिजामा एक दफ़ा देख के ही। हालांकि हम जो कोर्स कराते हैं तो हमारे पास डॉक्टर्स भी आगे कोर्स करते रहे हैं, हकीम करते हैं कोर्स, तो हम उनको 3 महीने पढ़ाते हैं। फिर वो बेसिक कोर्स होता है हमारा, फिर उसके बाद हम एडवांस कोर्स भी कराते हैं 3 महीने का। जी तरीके इलाज को दुनिया एक्सेप्ट करती है बिल्कुल, ये तो कहीं से। चाइना में बहुत अरसे से हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूके में हो नहीं, रहा है अमेरिका में लीगली। इसको एफडीए ने अप्रूव किया है एज ए तरीका इलाज। अमेरिका में ये जो है ना एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस हो रहा है। रिलीजियस प्रैक्टिस हो, तरीका हाँ, इलाज तो अप्रूव नहीं किया ना फिर एफडीए। हिजामा को नहीं किया लेकिन कपिंग थेरेपी को उन्होंने किया हुआ है। कपिंग एक ही थेरेपी जो बात है ना सर, कपिंग थेरापी तो इंग्लिश का लफ्ज नहीं है ना। नहीं, कपिंग थेरेपी से मुराद ये है ड्राई कपिंग, हाँ। यानी वो जो चाइनीज़ वहाँ पे करते हैं, बहुत कॉमन है वहाँ पे, तो वो ड्राई कपिंग करते हैं, सिर्फ आग से जो है वो उसको यानी कप लगाते, कट नहीं लगाते, ओके। तो वो वाला वहाँ पे तो लीगल है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको हमारा राब्ता किया होगा इसको अप्रूव करें। हमारे राब्ते में मेरे कुछ शागिर्द भी हैं जो वहाँ कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, कर डॉक्टर हैं वो, यहाँ से तो एमबीबीएस माँ डॉक्टर हुकूमत हैं। इजाज़त देती है करने की। वो वही मैंने बताया ना, वो रिलीजियस प्रैक्टिस के अंडर में कर रहे हैं वो। और कोई खास बात हजामे के इलाज के हवाले से आप कहना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि भाई देखें, हिजामा जो है ना वो आप बीमारियों से बचने के लिए भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कबल आप इंतजाम। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप बीमार होने के बाद कराएँ। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि अपनी फुल बॉडी का डिटॉक्स करवाते हैं। ऐसे एक अच्छा, मरतबा ये भी होता है। हाँ, यानी कि वो एक मरतबा आए, उन्होंने पूरी बैक के पॉइंट्स करा लिए, एक मरतबा आए फ्रंट के सारे करा लिए, फिर एक ओह। मरतबा में सर के करा लिए, 1-1 महीने के गैप से। एक पेशेंट आते हैं हमारे पास आइसलैंड से, आइसलैंड, आयरलैंड नहीं, आइसलैंड, तो वो 3 साल के बाद आते हैं। पूरी बॉडी का कराते हैं अपना और फिर चले जाते हैं। वो कहते हैं मुझे 3 साल जो मैं रहता हूँ वहाँ पे तो मुझे कोई बीमारी नहीं होती, तो पहचान लें। उसका भी बड़ा मसला है कि जो जो उसमें इसको क्या बोले इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं या जो जी हाँ, आलात जराई खेलने या जो भी इसको हम नाम दे दें, स्टेरलाइज़ होने चाहिए। तो उसका क्या म्यार कैसे चेक करें। देखिए उसके लिए बाकायदा आप अब जब तो दिखाएं ना, आप लेकर हाँ, आए। मैं दिखाता हूँ। इसमें जो बेसिक चीज़ होती है ना वो तो है हमारा कप और ब्लेड। ये किट है जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ब्लेड जो है वो हम इसमें ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये मेड इन जापान ब्लेड है ओके। और फेदर कंपनी का है। ये हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं 2013 से। हमने कभी भी इस पे अच्छा, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आम किया। शेविंग ब्लेड है इससे नहीं करवाना चाहिए। मुझे तो नहीं सही लगता, वरना तो मैं खुद भी कर रहा होता। तो ओके। मैंने वो कभी सस्ता इसको पड़ता है। बहुत सस्ता पड़ता है। ये कितने का एक पड़ता है। ये तकरीबन आप समझ लें 50-60 रुपए का आपको एक। एक, हाँ, अच्छा, अगर आप वो तो रिटेल दो में रुपए लेंगे 4 रुपए का पड़ रहा है। वो आपको, और वो एक ब्लेड से 4 आदमियों का हिजामा हो जाता है। उसको तोड़ते हैं, वो 4 टुकड़े हाँ करते हाँ हैं हाँ हाँ। और एक ब्लेड से 4 लोगों का हिजामा कर हाँ लेते हैं, तो बिल्कुल उनका सही तो है। बहुत ही मैंने सस्ता किया तो पड़ता है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। अरे, इससे मैंने करवाई, इससे तकलीफ नहीं होती। नहीं होती, ये इसका बहुत ही अच्छा वो है। अच्छा, हाँ। हमने ये रखा भी इसीलिए, देखिए इसमें चाइना के भी ब्लेड आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल तक में सर्जरी के लिए भी चाइना वाले ब्लेड इस्तेमाल होते हैं, हाँ। मगर अच्छे हॉस्पिटल में यही इस्तेमाल होता है, फेदर, ये सही है। इंटरनेशनल वो है ब्लेड। तो इसमें जो है ना अच्छी बात ये थी कि इसकी शार्पनेस जो है वो सब में एक जैसी रहती है। ओके। मतलब हम इसको 10 साल से यूज़ कर रहे हैं और तकरीबन हमने लाखों, यानी देखिए 36,000 पेशेंट के हमने कम से कम 10-10 सेशन तो किए ही होंगे। तो हाँ। समझ लें आपके 3-4 लाख सेशन हमारे पास हिजामा के हुए हैं। ओके। तो उसमें हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इसमें कोई फॉल्ट आया हो, कि कोई किसी की धार कम है, किसी की जो है वो ज़्यादा है। फिर इसी तरह अल्कोहल स्वाब से हम पहले उस जगह को डिसइंफेक्ट करते हैं। सही है। ये अल्कोहल स्वाब हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है वो कप लगाते हैं जो कि मुख्तलिफ साइज़ेस के होते हैं और जैसी कितने साइज आते हैं इसमें। 9 साइज़ेस होते हैं। 9 साइज। हाँ, इसमें के 2 कर्व साइज़ेस होते हैं, 2 बाकी जो है वो स्ट्रेट होते हैं सारे। तो ये जो है वो सबसे बड़ा साइज़ है और ये चाइना की किट है जो कि आपके सामने भी है इस वक्त अच्छा, में। चाइना की किट ये है। चाइना की किट है, चाइना अच्छा। से ही आती है। ये खैर काफ़ी महंगी वाली है, तो हम इसको डिस्प्ले के लिए ले आए हैं आपके पास, ओके। क्योंकि ये यूज़ करना मुश्किल काम है। ये एक किट ही 15,000 रुपए की अच्छा। एक किट जो है ना इसमें 15-20 कप हैं। लेकिन हर किसी के साथ क्वालिटी आपकी यही है।
जी हाँ, क्वालिटी यही है बिल्कुल। ये तो मैं सिर्फ़ कप इसके दिखा रहा हूँ किट के आपको। जो बाकी सामान है ये तो वही जो हम यूज़ करते हैं, ये तो हम सही है। अपना वही सामान आपको दिखा रहे हैं। फिर हम बैंडेज करते हैं। बैंडेज भी जो है ना वो ये हमने शुरू की थी और इससे पहले हमसे पहले कोई नहीं करता था बैंडेज। ओके। तो बैंडेज हमने शुरू की लेकिन हम ही कर रहे हैं इसको, हमारे अलावा कोई कर भी नहीं रहा। नहीं कर क्योंकि ये महँगी पड़ती है तो लोग नहीं करते अमूमन। और इसी तरह से इसमें ये पंप यूज़ होता है जो सक्शन के लिए यूज़ होता है। हुँ, और इसको स्टेरिलाइज़ होना चाहिए। ब्लेड जो है ना इसको हम लगाते हैं इस ब्लेड होल्डर के अंदर। इसको हम करते हैं स्टेरिलाइज़। ये हमारे पास हर पेशेंट के लिए पाउच में पैक इसी तरह से ऑटोक्लेव करके पहले केमिकल से स्टेरिलाइज़ होता है, फिर ऑटोक्लेव होता है और उसके इसकी बाद हम मशीन है इसको बकायदा आपके पास? मशीन है हाँ, ओके, फिर इसको हम पैक करते हैं। तो ये रीयूज़ होता है लेकिन ये स्टेरिलाइज़ होता है हर पेशेंट के लिए। एक एक दफ़ा यूज़ होता है और फिर ये दोबारा चला जाता है स्टेरिलाइज़ होने के लिए। तो हम एक इकट्ठे पेशेंट के लिए एक यूज़ करते एक हैं? पेशेंट के लिए एक यूज़ ओके, होता है। ऐसे कितने हैं आपके पास? ऐसे ही ज़मीनी होंगे सवाल, अजीब सा सवाल। 200-300 होंगे तकरीबन। अच्छा, हाँ, वो हमारी एक चलती रहती है ना साइकिल कि वो यानी हर जगह पे हमारे केबिन्स बने हुए हैं ना अलग-अलग पेशेंट्स के लिए। तो सारे केबिन से तकरीबन 10 केबिन्स हैं। तो उसमें जो है वो अलग-अलग ये रखे जाते हैं, ये सारा सामान इन्वेंटरी पूरी मैनेज होती है। और जैसे-जैसे यूज़ होते जाते हैं वो फिर अलग जमा होते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं स्टरलाइज़ होने के लिए। ओके। फिर इसी तरह से हम लेडीज़ के अंदर गाउन भी यूज़ करते हैं, वो भी जो है वो उसमें डिस्पोजेबल गाउन्स भी होते हैं और रीयूजेबल वाले भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं जो कि पैक हम यूज़ करते हैं हर पेशेंट पे। और फिर आखिर में हम बैंडेज जो करते हैं उसको उसके ऊपर जो है वो हम ये टेप लगाते हैं। हुँ, ये टेप हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हाइपो एलर्जेनिक होता है, मतलब इससे एलर्जी नहीं होती है। हुँ, तो ये टेप हम यूज़ करते हैं, इससे वो बैंडेज जो है वो सिक्योर हो जाती है। बैंडेज के लिए ऑइंटमेंट भी हम यूज़ करते हैं और इसके अलावा शहद शहद करते हैं, भी शहद इस्तेमाल भी करते करते हैं। शहद जो है वो बड़ा बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, हैं। अच्छा, नेचुरल। कितनी दिनों में निशान चला जाता है? निशान तकरीबन ऑन एवरेज अगर हम इसमें जो है ना डिपेंड करता है कि कौन से साइज़ का कप यूज़ हुआ ओके, है। अगर बड़े साइज़ का कप यूज़ हुआ है तो तकरीबन 1 हफ़्ते से डेढ़ हफ़्ते में पूरी तरह निशान जाता है, जो हम बैक पे यूज़ करते हैं। अगर हम फेस पे लगाते हैं तो उसपे हम छोटे कप लगाते हैं, उसका निशान 1-2 दिन में। अच्छा, यहाँ जो लगता है इसका निशान 1 दिन में चला जाता है। हुँ, यहाँ जो लगता है इसका निशान 3-4 दिन लेता है कम से कम, क्योंकि यहाँ हड्डी होती है तो यहाँ ज़रा निशान गहरा पड़ता है। ओके, और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है स्किन पेशेंट की टू पेशेंट। सेंसिटिविटी पे भी। और अगर कोई जल्दी चाहता है कि निशान साफ़ हो जाए तो हम उसको बताते हैं कि वो हॉट शावर ले और कोल्ड जो है ना वो प्रेस से भी काम ले, तो वो 1-2 दिन के अंदर-अंदर निशान चला जाता है। बाकी ये कि ग्लव्स हर पेशेंट पे हम यूज़ करते हैं, ग्लव्स पहन के जो है वो हम शुरू करते हैं अपना काम। और एक चीज़ जो मैं यहाँ नहीं ला सकता था वो थी टिश्यू की शीट, जो कि हर पेशेंट के लिए नहीं बिछती है बेड के ओके, ऊपर। हर पेशेंट के लिए हम वो शीट चेंज करते हैं। हुँ, बाकी हमारा जो इसके बाद जो वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट भी हम प्रॉपर तरीके से इंसिनरेट करवाते हैं। वो कहाँ पे यानी जाना है? वो हमारे पास से लेके जाती कॉन्टैक्ट है किया बाद कंपनी। में? हाँ, जी हाँ, जो यानी जो हमें बाकायदा उसका सर्टिफ़िकेट देते हैं। वो आते हैं, आके उनकी गाड़ी आती है, मतलब पूरा वेस्ट हमारा लेके जाते हैं। 2-3 दिन के अंदर या 4 दिन में जब वो उसके ड्रम्स रखे हुए हैं हमारे पास, हुँ, जब वो जमा हो जाता है हम उनको बुला लेते हैं। तो वो आके ले जाते हैं और उसको जलाते हैं बाकायदा। उसका जलाने का एक प्रोसीजर होता है, एक भट्टी होती है जिसके अंदर जो है वो समझ फ़िल्टर्स गया, से जो हाँ, वो धुआँ निकलता है। तो प्रॉपर अपना वेस्ट भी हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ करते हैं ताकि ये अच्छा, कचरा कुंडी में ना जाए, वहाँ से किसी को बीमारी लगाने का सबब ना बन जाए। बिल्कुल, एक आदमी की तो हम निकाल रहे हैं टॉक्सिन और अगर उससे 10 लोग और बीमार सही हो रहे हैं बात तो है। फ़ायदा नहीं, क्या नहीं, हुआ? सही है। ये तो तो अब ये मैंने ये सिस्टम तो आपका देखा है, सफाई के बारे से तो इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। बिलाल भाई, कुछ और कहना चाहेंगे आप, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को? बस हजामा कराएँ, सेहतमंद रहें और नेचुरल अगर आपको लाइफ़स्टाइल अपनाएँ। साइंसी बुनियादों पे किसी हजामा करवाना है और सफाई के साथ हजामा करवाना है, तो कराची में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो डॉक्टर बिलाल है। अब इनका टेलीफोन नंबर नीचे चल रहा होगा, आप इनसे रब्ता करें। यकीनन आप जब इनके पास जाएंगे, वापस आएंगे, तो जहनी तौर पे भी मुतमईन होंगे और जिस मर्ज़ की शिकायत के साथ जाएंगे वो अल्लाह पाक की मदद से उसको भी शफा हासिल होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।